स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले जो आप लोग का चैप्टर 1 है मेरे प्यार दोस्तों, बायोलॉजी का जे प्रक्रम। इसका हम लोग अभ्यास का प्रश्न उत्तर को देखने वाले बिल्कुल आसानी भाषा में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है मेरे प्यार दोस्तों? तो एक करेक्ट उत्तर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्सर्जन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी किसमें है? तो आप लोग क्या हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों? तो दो का राइट उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जल का वहन। अब बढ़ते हैं मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो आप लोग का इसका क्या हो जाएगा? तो 3 का राइट उत्तर आप लोग का होगा मेरे प्यार दोस्तों, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी होगा। ऑप्शन नंबर बी भी होगा, क्लोरोफिल भी होगा। ऑप्शन नंबर सी सूर्य का प्रकाश भी होगा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो 3 का राइट उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो इसका राइट उत्तर आप लोग क्या हो जाएगा? तो 4 का राइट उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी कि माइक्रो इंडिया। अब बढ़ते हैं मेरे प्रिय दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 से आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे मेरे प्यार दोस्तों? तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। जो वसा का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। यकृत से निकलने वाला पीत रस वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है, यानी कि जो यकृत है तो वहाँ से निकलने वाला जो पीत रस है ना मेरे प्यार दोस्तों, वह छोटे छोटे कणों में तोड़ता है, ठीक। इसके बाद अग्न्याशय से निकलने वाला लाइपेज एंजाइम वसा को सरल पदार्थ में बदल देता है। समझ में आ रहा होगा मेरे प्रिय दोस्तों कि इसके बाद अग्न्याशय से निकलने वाला लाइपेज जो एंजाइम है वो वसा को सरल पदार्थ में बदल देता है। तो समझ में आ गया होगा मेरे प्यार दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। यानी कि जो भोजन का जो हम लोग पाचन करते हैं उसमें जो लार है उसका क्या भूमिका है। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तब मुंह में लार निकलती है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो मुंह में लार निकलती है। तो लार भोजन को गीला, जो लार है वो भोजन को गीला और नरम बना देती है। और क्या करती है? तो नरम बना देती है, जिससे खाना आसानी से चबाया और निगला जा सकता है, ठीक है। यानी कि उसको हम लोग आसानी से चबा सकते हैं और उसको निकाला जा सके, ठीक है, मतलब निगला जा सके, ठीक है, निकाला जा सके, ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों कौन सी है और उसके उपोद्वाद क्या है। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश क्या होना चाहिए। तो सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इस प्रक्रिया में, जो इस प्रक्रिया है उसमें ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में निकलती है। कौन सा क्या निकलती है? तो ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में निकलती है। तो समझ में आ रहा होगा मेरे प्यार दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि वायवी तथा अवायवी श्वसन में क्या अंतर है। तो इन दोनों में क्या अंतर है और कुछ जीवों के नाम बताए जिसमें अवायवी श्वसन होता है। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे दो, एक ठो ऐसा बना देंगे, ठीक है, आयतकार जैसा। उसके बाद इधर लिख लेंगे वाई श्वसन, इधर लिखेंगे इसके बीच में, और यहाँ पर लिखेगा अवाई श्वसन, ठीक। उसके बाद इसके अंदर अंदर में आप लोग लिखना होगा, ठीक है, जिस प्रकार मैं लिखा हूँ। तो सबसे पहले वायवी श्वसन को देख लेते हैं। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो इसमें जो ऑक्सीजन है उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन अवायवी जो श्वसन है ना उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक मेरे प्रिय दोस्तों, समझना है। उसके बाद देखिए अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है जो इस अवायवी है, वायवी है उसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है और जो अवायवी है उसमें कम ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद वायु में आप लोग लिखना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसमें क्या क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। उसके बाद अल्कोहल इधर में देखिएगा, यानी कि अवायवी में आप लोग का अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनता है। तो समझ में आ रहा होगा मेरे प्यार दोस्तों। अब बढ़ते हम लोग 9 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है मेरे प्यार दोस्तों
कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाय किस प्रकार अभिकल्पित है। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे कि कूपिकाओं की दीवारों बहुत पतली होती है, यानी कि कूपिकाओं की जो दीवार होती है मेरे प्रिय दोस्तों वो बहुत ही पतली होती है, उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। जो इसका जो संख्या जो होता है ना कूपिकाओं का, उसका संख्या जो वो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि अधिक होता है, तथा उसमें रक्त की अच्छी आपूर्ति होती है। तथा ये कूपिकाई का जो है उसमें जो रक्त है की आपूर्ति अच्छी होती है, यानी कि होती है, ठीक। इससे गैसों का आदान प्रदान तेजी से होता है। इससे जो गैस होता है, यानी कि हम लोग सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक मेरे पास, तो इसका जो आदान प्रदान वो अच्छा होता है। अब बढ़ते हम लोग 10 नंबर की ओर कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के का क्या परिणाम हो सकते हैं, यानी कि जो हीमोग्लोबिन के कमी से हमारे शरीर में क्या नुकसान या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे मेरे प्रिय दोस्तों। तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंचती है। जो हीमोग्लोबिन का यदि कमी हो जाएगा तो शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंचती है। इससे कमजोरी, इससे क्या क्या होता है, तो इससे कमजोरी हो जाएगा, थकान हो जाएगा, चक्कर आना तथा सांस फूलने जैसी समस्या हो सकती है। तो क्या क्या समस्या हो सकती है, ध्यान देना है। इससे कमजोरी होगा आप लोगों को, वो थकान, चक्कर आना और सांस फूलने जैसी समस्या हो सकती है, ठीक मेरे प्यार दोस्तों, समझ में आ रहा है। इस स्थिति को एनीमिया कहते हैं, और ये जब हो जाएगा तो आप लोग समझ जाए कि मेरा एनीमिया हो गया है, ठीक। अब बढ़ते हैं मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि मनुष्य में दोहरे परिसंचरण का व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। यह क्यों आवश्यक है आप लोग को बताना होगा। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे मेरे प्यार दोस्तों कि जब रक्त एक चक्र में हृदय से, मतलब जो रक्त है वो एक चक्र से हृदय से 2 बार गुजरता है, ठीक है। जब रक्त एक चक्र से हृदय में 2 बार गुजरता है तो उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं, यानी कि जो हम लोग का ब्लड है वो रक्त चक्र से 2 बार गुजरता है तो उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। पहला परिसंचरण हृदय क्या होता है, तो फेफड़े तक और वापस हृदय तक, ठीक, यानी कि फेफड़ों से लेकर और वापस हृदय तक होता है, ठीक है, पहला, ठीक। दूसरा में आप लोग क्या हो जाएगा, तो हृदय से पूरे शरीर तक और वापस हृदय तक होता है। उसके बाद आप लोग लिखना होगा कि यह आवश्यक है क्योंकि इससे शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग होते हैं। ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि इससे शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो होता है रिपेयर से वह अलग रहते हैं तथा शरीर को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होता है तथा शरीर को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होता है। समझ में आ गया होगा मेरे प्रिय दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि जाइलम तथा फोलियम में पदार्थों के वहन का क्या अंतर है। तो आप लोग इसका उत्तर के लिए तो पहले आप लोग जाइलम लिखेंगे। तो जाइलम होता है वो जाइलम जल और खनिज का परिवहन करता है। जो जाइलम है वह जल और खनिजों का परिवहन करता है, यानी कि जो फोलियम है वो भोजन का परिवहन करता है। जो फोलियम है वो भोजन का परिवहन करता है और जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है, ध्यान देना है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि जड़ से ऊपर की ओर कार्य करता है। जो जड़ है तो जड़ के ऊपर से वो कार्य करता है, और इसमें क्या हो जाएगा, फोलियम में तो सभी दिशाओं में कार्य करता है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे मृत कोशिका से बना होता है। इसमें जो कोशिका होता है वो मृत कोशिका से बना होता है, क्या, तो जाइलम। और फोलियम में आप लोग लिखेंगे कि जीवित कोशिका से बना होता है, क्या कोशिका, तो जीवित कोशिका से आप लोगों का बना होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि फुफ्फुस में कुफिकाओं तथा वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन की उस रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। तो आप लोग इसका कैसे लें, तो हम लोग सबसे पहले आप लोग भी लिखिएगा कि कोशिकाएं, और इधर लिखेंगे नेफ्रॉन। तो आप लोग कोशिकाएं में क्या लिखेंगे कि फेफड़ों में पाए जाते हैं। तो जो कोशिकाएं में फेफड़ों में पाए जाते हैं और इसमें क्या, तो वृक्क गुद्दे में पाए जाते हैं। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जो गैस है उसको आदान प्रदान करते हैं, ये क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये रक्त को छानते हैं। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि दोनों की दीवारें पतली होती है तथा उनकी संख्या अधिक होती है जिस कार्य तेजी से हो सके, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये जो आप लोग का जो चैप्टर 1 है, यानी कि जो आप लोग का बायोलॉजी का चैप्टर 1 है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका जितना भी सारा अभ्यास प्रश्न है वो मैंने इसी वीडियो में बता दिया हूँ। तो आप लोग को यदि अगला वीडियो चाहिए तो आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों।
ताकि मैं इसी प्रकार आप लोगों के लिए अगला वीडियो भी बना सकूँ, यानी कि बायोलॉजी का चैप्टर 2 भी। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।